गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कृतिका का पार्ट 2 है मेरे संग की औरतें, जिसका आपको मैं पार्ट 4 पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसमें लेखिका ने पहले अपनी बहन रेणु के स्वभाव के बारे में बताया। अब वो अपनी बहन चित्रा के बारे में बता रही हैं। तो वो कहती हैं कि तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द मतलब जो उससे पढ़ा करते थे। तो वो चित्रा के बारे में बताती है कि वो कॉलेज पढ़ने जाती थी, खुद कम पढ़ती थी, औरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। तो इसलिए इम्तिहान में भी उसके मार्क्स कम आते थे, जो उसके जो शिष्य बने फिरते थे उनके ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। कि जब उसकी शादी के लिए लड़का देखा गया तो पहली बार में ही उसने उस लड़के को पसंद कर लिया और ये बात ऐलान कर दी, मतलब कि ये बात पक्की कर दी कि वो शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। मतलब उसने तो ये बात तय कर दी लड़के को देखते ही कि चाहे लड़के से अभी पूछा भी ना गया हो, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। तो अब इसमें लेखिका ने चित्रा के बारे में बताया कि वो भी किस तरह से अपनी जिद को पूरा करती थी। जो उसने पहली बार में जो कह दिया था वो अपनी बात को मनवा कर ही छोड़ती थी। आगे लेखिका कहती है कि हम में से सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। मतलब कि वो चाहे हमारी तरह ज़्यादा खिसकी हुई नहीं थी, कि वो मतलब नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद उस पर भी हमारा असर हो गया। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। मतलब तब तक तो सब कुछ सही चलता रहा, जो उसे कहा गया उसने कभी कोई जिद नहीं की, कोई कुछ ऐसी उसकी कोई मतलब घटना ऐसी कुछ नहीं थी कि जो मतलब वो एक नॉर्मल जैसे लाइफ होती है वैसी जी रही थी। लेकिन बाद में जब शादी हो गई उसके आगे वो उस जीवन को ना जी पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। तो इस तरह से जब वो 30 वर्ष की हुई तो उसे भी लिखने का रोग लगा लिया, मतलब कि वह भी लेखिका बन गई और वह भी रचनाएं लिखने लगी। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। कि वो अपनी सब बहनों के बारे में बता रही है कि हमने घर बार को परंपरागत मतलब पुराने तरीके से जैसे चलता है उसे चलाया, उसे कभी तोड़ा नहीं। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। चाहे हमारी जो शादी की जो वैवाहिक जीवन था वो कैसे भी हमने चलाया हो, लेकिन उसे टूटने नहीं दिया। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। कि अब उन बहनों का या लेखिका का यही विश्वास था कि अगर हम मतलब एक पति से तलाक ले भी लें और दूसरी शादी कर लें, कि क्या तब हमारा जीवन कैसा रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने घर में रहते हुए अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जिया। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे जिसका नाम था डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते, मतलब अलग अलग जगह पर बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए भी मना लिया। मतलब वहाँ जो ये था कि पति पत्नी भी इकट्ठे बैठकर लोगों के सामने जो पिक्चर वगैरह देखने नहीं जाते थे या इकट्ठे नहीं बैठते थे, लेकिन मैंने उनकी इस चीज़ को मतलब ख़त्म कर दिया
कि मैंने वहाँ पर जो औरतें थी, जो दूसरे मर्द थे, मतलब सब मिलकर जो हमने जो नाटक वगैरह प्ले वगैरह करते थे, तो इस चीज़ के लिए सबको मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। अब इसमें लेखिका अपने स्वभाव के बारे में बता रही हैं कि कैसे वह भी अपनी मतलब जिद पर अड़ के सारे काम को पूरा करवा लेती थी, कि कैसे उसने वहाँ की जो परंपरा थी कि वहाँ पर पति पत्नी भी साथ में नहीं बैठ सकते थे लोगों के सामने, तो इस चीज़ को उसने बदला। अब वो एक और ऐसी कुछ घटना बता रही है कि जब लेखिका जो नौकरी करती थी एक तरह से, या जैसे भी वो एक छोटे कस्बे में पहुंची बागलकोट, तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। कि कैथोलिक बिशप मतलब वहाँ जो भी संस्था वगैरह थी, मैंने उनसे प्रार्थना की कि वो जो कारखाने की मतलब हेल्प वगैरह से वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे, कि वहाँ जो आसपास के जो मतलब क्रिश्चियंस लोग थे, इसलिए वहाँ पर उनके लिए ही स्कूल खोले जाते थे। लेकिन उन्होंने कहा भी इस कस्बे में तो क्रिश्चियंस के जनसंख्या भी कम है कि यहाँ हम स्कूल नहीं खोल सकते। मैंने गैर क्रिश्चियंस बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार मतलब आग्रह, कि मैंने कहा कि चलो क्रिश्चियंस की जनसंख्या कम है तो क्या हुआ कि गैर क्रिश्चियंस बच्चों को भी वहाँ पर पढ़ने की छूट दी जाएगी। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मतलब कि वहाँ पर ये था कि क्रिश्चियंस के लिए तो स्कूल खुले हुए थे, लेकिन वो एक छोटा कस्बा था, इसलिए वहाँ क्रिश्चियंस के लिए भी नहीं था। लेकिन लेखिका ने अपनी इस बात को भी मनवाया कि वहाँ पर जो स्कूल खुला उसमें जो क्रिश्चियंस के थे या जो और जाति के बच्चे थे, सबको बराबर रूप से शिक्षा दी जाने लगी। तो उसने जब ये बात कही ना कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। अब उनको भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा भी बच्चे आपके, उनको पढ़ाने की समस्या आपकी है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गई। तो इस तरह से लेखिका ने भी जिद कर ली थी कि चाहे वहाँ पर वह किसी और के जरिए स्कूल नहीं खुलवा सकी, उसने कुछ लोगों की मदद से खुद एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ ये 3 भाषाएं सिखाई जाती थी। तो इस तरह से वहाँ पर और जो अफसर थे उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े और आगे वो अन्य स्कूलों में भी दाखिला उन्हें मिल गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। अब पहले भी लेखिका ने इसमें रेणु के बारे में बातें बताई थी कि कैसे वो बस पर नहीं आती थी स्कूल से, और किस तरह से वो बीए के इम्तिहान देने के टाइम भी उसने किस तरह से जिद की। तो लेखिका कहती है कि चाहे मैं भी लीक से खिसकी थी, मतलब मैं भी लीक से खिसकना होता है सबसे अलग चलना, कि मैं भी सबसे अलग चली, मैं भी जिद्दी रही। फिर वो अपनी बहन रेणु के बारे में फिर से बता रही है, लेकिन मैं जिद्दीपन में उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो उसके जिद्दीपन की, रेणु की वो एक और घटना बता रही हैं कि 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले परनालों में बाढ़ आ जाती है।
पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। तो लेखिका इसमें एक घटना अपनी बहन रेणु के बारे में ही बता रही है, जिससे वो ये सिद्ध कर रही हैं कि सब बहनें चाहे जिद्दी थी, सब बहनें चाहे लीक से अलग चली, अलग तरह का उन्होंने जीवन जिया, लेकिन जो रेणु थी वो उसके जिद्दीपन का उस मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। तो एक घटना वो बता रही है कि जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जो यातायात की सुविधाएं थी वो सब ठप पड़ गई, सब कुछ बंद हो गया। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि घरों में या दफ्तरों में पानी चला गया था। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। अब इतनी ज़्यादा बारिश हुई, अगले दिन हर जगह पानी खड़ा था, कोई वाहन नज़र नहीं आ रहा था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई थी। अब जब रेणु जो बस पर आने जाने लगी थी कि वो स्कूल की बस भी नहीं आई, रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हर तरफ पानी खड़ा था। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब, मतलब सही सा जवाब किसी के पास नहीं था। अब सबने आइडिया ही लगाया था कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, बसेस वगैरह सब बंद हो गई, यातायात का कोई साधन नहीं मिलेगा। और रेणु ने क्या कह दिया कि वो पैदल जाएगी। जब उसने कहा भी तुम लोग कैसे कह सकते हो कि स्कूल बंद होगा, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। ठप मतलब बंद पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। मतलब ये शुक्र था कि जब रेणु स्कूल के लिए चाहे पैदल जिद करके चली गई, उस समय बारिश थमी हुई थी, रुकी हुई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, मतलब हैरान रह गया। पर रेणु को कोई मलाल नहीं, कोई मतलब अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं कि वो 2 मील पैदल चलकर आई है और आगे स्कूल बंद है। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? अब रेणु ने कहा भी स्कूल बंद पड़ा था, मैं गई इसलिए मैं वापस आई हूँ। अब इसमें आपने कहा बंद होगा, ये बात कहाँ से आई? अब लेखिका अंत में ये कह रही हैं कि सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा। रोमांच मतलब एक तरह से अच्छा लगना उसे उस दिन, रेणु को, कि उस दिन कितना अच्छा लगा होगा जब सब तरफ पानी भरा हुआ था और वह पैदल अपने लक्ष्य की तरफ जा रही थी। कि उसे ये था कि उसने स्कूल जाना है। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले, मतलब बिल्कुल अकेले, अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। अब लेखिका रेणु के बारे में ये लाइनें कह रही हैं कि वास्तव में अकेलेपन का मजा कुछ और ही है। तो इस तरह से लेखिका ने इस पाठ का नाम भी ऐसा ही कुछ रखा कि मेरे संग की औरतें। तो लेखिका ने इसमें अपनी नानी के बारे में, माँ के बारे में, दादी परदादी और इसके अलावा अपने मतलब भाई का नाम भी राजीव जो बताया, और वह भी एक लेखक था। इसके अलावा अपनी बहनों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में सब कुछ वर्णन किया। और इसलिए लेखिका ने इस पाठ का क्या नाम रखा? मेरे संग की औरतें। मतलब लेखिका ये बताना चाहती हैं कि कैसे उसकी दादी जो थी, परदादी थी या माँ, नानी, सब लीक से हटकर चलती थी, मतलब लीक से परे चलती थी। तो लेखिका का स्वभाव भी उनकी ही तरह था।